साथियों, आज हम बात करते हैं 321 धाराएं और 10 अनुसूची 321 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल वाले भारत विकास अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम नोट भारत विकास अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 की भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1919 तक के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम 1935 की बात करते हैं अधिनियम की, और ये अधिनियम भारत में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो संविधान हमारा है, जिस संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन गवर्न होता है, उस संविधान का लगभग 80% ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम जो संविधान के जो शेड्यूल हैं, जो उसमें प्रावधान है, जो उसके नियम कायदे जो बने हुए हैं, वो सब 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया था तो भारत में आज़ादी की लहर अपने उफान पे थी। गरम दल वाले भी, गरम दल, हालांकि तब तक सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई थी। सरदार भगत सिंह के साथ राजगुरु, बटकेश्वर दत्त, हमारे जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, गरम दल वाले, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का एक तरह से ये लोग अब दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की जो लौ प्रज्वलित की थी वो लगातार बढ़ रहा था। उसकी आँच पूरे भारत तक पहुंच चुकी थी। और दूसरी तरफ जो हमारे नरम दल वाले थे, वो कांग्रेस के बैनर तले भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। गांधी जी का पूरी तरह से, गांधी जी भारत तो आ ही चुके थे, उनका भारतीय राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनका एक तरह से सिक्का बोलने लगा था, और गांधी जी भारत के सर्वमान्य नरमपंथी नेता बन चुके थे। उधर यूरोप की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जो हमारे देश पे हुकूमत कर रहा था, तो ब्रिटेन और उसके साथ साथ पूरे मित्र राष्ट्र को लगने लगा था कि एक और विश्व युद्ध कगार पे है, क्योंकि हिटलर जर्मनी में, हिटलर का जर्मनी में, मुसोलिनी का इटली में, और इसी तरह से जापान आदि देशों में जो मित्र राष्ट्र थे उस समय, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इनके खिलाफ वातावरण बनने लगा था। बहरहाल हम 1935 की बात करते हैं, और इस अधिनियम के जरिए भारत में पहली बार इस अधिनियम के जरिए भारत में उत्तरदायी सरकार देने की बात मानी गई। अधिनियम के जरिए कहा गया कि भारत को क्रमिक रूप में उत्तरदायी सरकार दिया जाएगा, और यही भारत में फिर बाद में जाकर के स्वतंत्रता की इसी से नींव पड़ी। कैसे? तो पहले हमें इस अधिनियम के प्रावधानों पे गौर करना पड़ेगा। प्रावधान क्या क्या थे? तो सबसे पहला प्रावधान तो यही हमने बताया आपको कि उसमें 321 धाराएँ थे, 10 अनुसूची थी, और 321 धाराएँ जो आज के संविधान की धाराओं से उसकी तुलना हम कर सकते हैं। और इसमें इस एक्ट के जरिए देश में 3 तरह की अनुसूची आई देश के कानून में। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, और एक समवर्ती सूची। संघ सूची यानी उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया, और एक समवर्ती सूची बनी जिस पे कानून बनाने का अधिकार, दोनों तरह से कानून बन सकता था, लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानून में फ़र्क आएगा तो वो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आज भी हमारे देश में प्रचलन में है। और इसके साथ ही एक बात ये भी हुई कि प्रांतों से द्वैध शासन को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। प्रांतों से कहा गया कि आप अपने लिए कानून खुद बनाइए। और उतना ही नहीं, जो प्रांत के गवर्नर होते थे, राज्यों के जो गवर्नर होते थे, उन गवर्नर को राज्यपालों से कहा गया, जो आज राज्यपाल कहलाते हैं, उनसे कहा गया कि राज्य मंत्रिमंडल जो कानून बना करके आपके पास भेजेगा, आपको राज्य मंत्रिमंडल की सलाह माननी होगी। यानी प्रांत में पहले एक हस्तांतरीय विषय बनाया गया था, जिस विषय पर में गवर्नर जो है
अपने अधिकार सुरक्षित रख लेते थे और वो कानून लटक जाता था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। मंत्रिपरिषद जो कानून बना करके गवर्नर के पास भेजेगा, उस पर उसे मंत्रिमंडल के कानून को उसे मान्यता देनी होगी, साइन करना होगा। तो प्रांत से द्वैध शासन खत्म हो गया। ये द्वैध शासन जो है केंद्र में लाया गया। उसके साथ साथ एक चीज़ और बताई, कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत के बारे में डिफाइन किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसमें सभी रियासतें, सभी राज्य जो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन जो राज्य थे वो भी, और जो रियासतें उसमें रजवाड़े के अधीन थे वो सब इसके संग होंगे। हालांकि इसको रियासतों ने नहीं माना इसको, और ये जो था प्रावधान वो अमल में नहीं आया। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि भारत जो आज हम कहते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट जो है इसकी परिकल्पना 1935 के अधिनियम में ही की गई थी। दोस्तों इसको ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत राज्यों का संघ, जो बाद में अमल में आया। और उसके बाद क्या किया गया, जो अभी हमने आपको बताया था कि गवर्नर को ये कह दिया गया कि आपको जो है मंत्रिपरिषद की राज्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह आपको माननी होगी। ये 2 साल तक ही चला। 1937 में राज्यों में सरकार का गठन हुआ और 1939 तक इस प्रावधान को खत्म। 1939 में राज्यों के जो विधानमंडल थे, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये 2 से 3 साल तक चला था, लेकिन ये एक तरह से अस्तित्व में, एक तरह से उसमें प्रचलन में आ गया। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसी नियम को लागू किया गया। और देखिए 1935 की और चीज़ें क्या थी जिस पर आपको ध्यान देना। सबसे बड़ी 3 सूची आप बता ही दिया। रियासतों को जो संघ में शामिल होना था, संघ में शामिल नहीं हुआ, इसलिए तत्काल इसको पोस्टपोन कर दिया गया। प्रांतों का द्वैध शासन खत्म हो गया। राज्य प्रांतों को अधिकार दे दिया गया कि अपना कानून आप खुद बनाओ, ये भी आपने समझ लिया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गवर्नर को जो कहा गया कि आप उनके विचार मानेंगे, वो भी आप समझ ही गए। उसके बाद 11, उस समय ब्रिटिश शासन में 11 राज्य थे। उन 11 में से 6 राज्यों कौन कौन? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी विधान सभा का भी और विधान परिषद का भी। याद रखिएगा 1935 के अधिनियम से आज अभी आप बंगाल के बारे में सुनने और रहे होंगे कि वहाँ ममता बनर्जी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए विधान परिषद से आना चाह रही हैं और वहाँ विधानसभा के गठन की बात, विधान परिषद के गठन की बात वहाँ चल रही है। उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है केंद्र को कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का गठन होना चाहिए, विधान परिषद का गठन होना चाहिए, ताकि उनको लगता है कि उसके माध्यम से हम चुन जाए। तो ये 1935 में भारत के जिन 6 राज्यों में विधान परिषद के गठन की बात हुई थी, गठन किया गया था, उसमें एक पश्चिम बंगाल भी था, जो बाद में वहाँ की सरकार ने इसको हटा दिया था अभी। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक, समझ गए। और उसके बाद भारत की 10% आबादी को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। आपको ये बता दूं, पहले भी 1919 के चार्टर एक्ट में क्या था कि यहाँ पर में आय कर देने के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से यहाँ वोटिंग राइट दी गई थी, लेकिन वो 5% लोगों को भी वो राइट नहीं था। लेकिन 1935 के नियम से लगभग 10% आबादी को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। ये तो इसके थे अच्छे पक्ष जो अभी हमने आपको बताया, लेकिन उसमें कुछ एक बहुत ही उसका गलत पक्ष भी था 1935 का नियम का। 1919 में जो धार्मिक सांप्रदायिक आधार पे जो प्रतिनिधित्व की बात आई थी, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। 1919 में आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1919 के अधिनियम के जरिए 1919 का अधिनियम जो आया था उसके जरिए भारत में सांप्रदायिक शुरुआत तो 1909 में ही हो गई थी, लेकिन 1919 के अधिनियम के जरिए भारत में सांप्रदायिक आधार पर यानी सिखों को और भारतीय ईसाई को और उसके बाद एंग्लो इंडियन को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसको 1935 के एक्ट में और बढ़ा दिया गया, और इस बार बढ़ाकर क्या किया गया, तो इस बार जो बढ़ाया गया तो उसमें दलितों को
महिलाओं को और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी जो सांप्रदायिक आधार पर जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी 1935 तक आते आते और बढ़ गया, और इस तरह से 1919 में सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को दिया गया था अलग निर्वाचन, और 1935 में इसे बढ़ा करके दलितों को दिया गया, महिलाओं को दिया गया और मजदूर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बहुत गलत पक्ष था इसका। उसके बाद इसी एक्ट के जरिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसी एक्ट के जरिए प्रांतीय लोकसेवा आयोग का गठन हुआ और 1937 इस एक्ट के जरिए 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ कि 1958 में ब्रिटेन में जो भारत सचिव को सलाह देने के लिए जो सलाहकार परिषद, जो मंत्रिमंडल में एक सलाह क्या कहते हैं, भारत परिषद जो बनाया गया था वहाँ के भारत मंत्री को सलाह देने के लिए, उस परिषद को भंग कर दिया गया और भारत मंत्री को कुछ सलाहकार दिए गए कि आप इन सलाहकारों से काम चलाओ। तो ये था भारत परिषद अधिनियम का 1935 का महत्व। इसके साथ साथ ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और अंतिम जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जैसे आज के संविधान में हम कोई संशोधन करना चाहे तो संसद में वोटिंग होती है, उसके लिए संसद के जरिए होता है, संशोधन विधेयक लाया जाता है। उसी तरह से इस अधिनियम में ये साफ कर दिया गया कि जो भी जितने भी प्रावधान हैं वो प्रावधान ब्रिटिश संसद से ही संशोधन होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। भारत में गवर्नर या भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो बाद में जो कहलाने लगे थे, वायसराय अपने हिसाब से इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। आज भी वही है। अगर संविधान में कोई संशोधन होना होता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, संशोधन विधेयक लाया जाता है, फिर उसमें वोटिंग होती है। 3 तरह से संविधान में संशोधन होता है, वो अलग कहानी है। लेकिन जो 1935 के एक्ट में जो प्रावधान किया गया था वो कंटिन्यू है। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के संविधान में मैक्सिमम चीज़ें वहीं से आई हुई है। और आपने ये भी जब समझ लिया कि इसमें क्या क्या हुआ, किस तरह से सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, लोकसेवा आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद इसी एक्ट के जरिए जो है भारत को राज्यों का संघ जो अब है वो अस्तित्व में आया। राज्यों में द्वैध शासन को ख़त्म किया गया। राज्यों के गवर्नर से कहा गया कि मंत्रिपरिषद के जो कानून होंगे उसको आपको पास करना होगा। ये सारी बातें थी दोस्तों। ये है भारत परिषद अधिनियम, और इसको हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगले में आपको फिर बहुत जो उसके बाद का डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे, जैसे बैबल योजना, जैसे क्रिप्स मिशन, जैसे आपका कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कैबिनेट मिशन, इसके बारे में आगे बताएंगे। आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।